हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हैं। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि वो जो डिसाइपल काओ था उसने यांग काई को जेल के अंदर बने एक अलग खुफिया कमरे में बुलाया होता है, जहाँ पे उसके दो चमचे जो होते हैं वो उसी के सामने ही यहाँ यांग काई को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि यांग काई उन्हें डिफेंड तो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मार खा जाता है। अब उसे वे दोनों चमचे इतना मार रहे होते हैं कि यांग काई की जो अंदर की विटैलिटी होती है वो तपने लगती है। इसी का फायदा उठाकर के जो काओ वैन होता है उस पे एक जोरदार मार्शल अटैक करता है। यांग काई यहाँ पे समझ जाता है कि इन लोगों का पूरा इरादा यहाँ पे उसे जान से मारने का है, और अगर अभी उठने उस करके यहाँ फाइट बैक नहीं किया तो वे लोग उसे इतना मारेंगे कि अधमरा करते हुए डिसेबल कर देंगे। इसीलिए वो अपना साहस जुटाता है और फाइट बैक करने की कोशिश करने लगता है। कि इतने में हम देखते हैं कि वो जो सुमो की सिस्टर सुयान होती है वो भी यहाँ यांग काई को बचाने के लिए उस जेल के अंदर अब आ चुकी होती है, जहाँ पे उसे यांग काई के मार खाने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। इस आवाज को फॉलो करते हुए वो अंदर की तरफ आ रही होती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग काई को उन लोगों ने मार मार के अधमरा कर दिया होता है। यहाँ वो काओ अपने बंदों को रोकता है ये कहते हुए कि इतना काफी है, इसे इतना ज्यादा नहीं मारना है कि इसकी मौत हो जाए, क्योंकि इसे मारने का बेड़ा हमारे यंग मास्टर खुद जुआन ने ले रखा है, वो उसे अपने हाथों से खुद मारेंगे। इधर वो चमचे आपस में ही बात करने लगते हैं कि आखिर ये कैसा ढीठ बंदा है, इसे मारो तो हमें ही चोट लगती है, इसकी बॉडी तो आयरन की तरह मजबूत है, इसे पंच करते ही हमें ही खुद चोट लगती है। जिस पे दूसरा चमचा कहता है कि धीरे से बात करो, अगर बॉस ने हमें ऐसा कहता सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। इस पे काओ उन दोनों से कहता है कि ये बंदा यांग जो है ये मात्र अपने कायुआन रिल्म का एक डिसाइपल है, तो आखिर इसको पीटने में तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। अब जैसे ये तीनों इधर बाहर निकलते हैं ये सोचते हुए कि हमने इस यांग काई का काम तमाम कर दिया, तभी हम देखते हैं कि यांग काई के जो अंदर की विटैलिटी होती है वो फ्लक्चुएट करने लगती है, जिसके कारण उसके अंदर की जो इविल ऑरा होती है वो बाहर निकलने लगती है। अब यांग काई को इस भयानक रूप में देख के तो इन दोनों चमचों की फट जाती है कि आखिर ये बंदा क्या चीज है, ये इंसान है या कोई शैतान। ये हो ही नहीं सकता कि इतनी मार खाने के बावजूद भी अगर कोई इंसान होगा तो वो इस कदर खड़ा हो जाएगा। आगे वो काओ भी ये देख करके हैरान रहता है कि यांग काई अपने कायुआन रिल्म के 3rd लेवल पे है, लेकिन अगर अभी इसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो वो कायुआन रिल्म के पीक लेवल पे होगी। अब ये जो काओ वैन होता है वो अपनी ची डायनेस्टी के 1st रिल्म में होता है, जो कि ऑब्वियसली कायुआन रिल्म के हायर लेवल पे है। आगे वो सोचने लगता है कि इस रिल्म में होने के बावजूद भी मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि इसके तरह इतनी मार खाने के बावजूद भी उठ खड़ा हो जाऊं। इधर वापस से उठते ही हम यांग काई को देखते हैं जो कि इन तीनों पे भारी पड़ने लगता है। पहले तो यांग काई जो होता है उन दोनों चमचों को बुरी तरीके से कूटता है। तभी यांग काई को रोकने के लिए वो जो काओ होता है अपने पाम पावर का यूज करता है। अब इन दोनों की पावर से एक दूसरे से टकराती है और दोनों ही पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ यांग काई के मात्र एक पंच अटैक से ही हम देखते हैं कि उस काओ वैन के हाथ जो होते हैं वो एकदम आग की तरह तपने लगते हैं। आगे वो अपने चमचों से कहता है कि यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उस बंदे को मारो। लेकिन अब की बार यहाँ पे पासा पलट चुका होता है। जैसे ही वो चमचे यांग काई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो उसे नहीं मार पाते बल्कि पिट के आ जाते हैं। अब आगे अभी भी उन चमचों के साथ यांग काई की फाइट हो रही होती है, जिसे देख करके वो काओ समझ जाता है कि मुझे ही इस यांग काई को सबक सिखाना होगा। अब आगे वो भी इस फाइट में कूद जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर का यांग काई पे इस्तेमाल करने लगता है। अब उस काओ के इतनी जोर पाम अटैक के कारण यांग काई को बहुत तेज चोट आती है और वो पीछे दीवार की तरफ खिसक जाता है। इस पे जो काओ होता है उससे कहने लगता है कि इस बड़े धमाके से अब तू नहीं उठ खड़ा होगा और अब फाइनली इस मार से तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब उसके इतना कहने की देर होती है कि बड़ी ही भयानक तरीके से यांग काई वापस से उठ खड़ा होता है और जोर से उनके ऊपर इस कदर चिल्ला रहा होता है कि जैसे वो अपने आपे से बाहर आ चुका है। यांग काई यहाँ पे किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा होता है। वो अजीब तरीके से हंसते हुए उनके तरफ बढ़ रहा होता है, मानो कि उसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं है। इधर इन तीनों को वाकई में फटी पड़ी होती है यांग काई को इस रूप में देख के, और वो सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। ये बंदा तो पूरी तरह से पागल है, कितना भी मारो ये वापस से उठ खड़ा होता है। आखिर ये किस पत्थर का बना हुआ है।
इधर दूसरी तरफ यांग काई पूरी तरह से बेसुध हालत में खतरनाक तरीके से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक से उस काल कोठरी का जो दरवाजा होता है वो फ्रीज होकर के ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे एंट्री लेती है सुयान। यहाँ सुयान की नज़र जैसे ही यांग काई पे पड़ती है वो उसके हाथ को पकड़ती है और उसे स्टेबल करने की कोशिश करने लगती है। आगे वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे जो यांग काई के जलते हुए वाइटल्स होते हैं उसे काम डाउन कर देती है और यहाँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये किस तरह का बंदा है। इसके बॉडी में अब एक भी जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पे इसे इंजरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत की यहाँ पे दाग देनी पड़ेगी कि ऐसी हालत में भी ये इनसे फाइट करने के लिए उठ खड़ा है। अब यांग काई के अंदर की ज्वाला जैसे ही शांत होती है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ सुयान उसे गिरने से बचा लेती है उसे थामते हुए। आगे सुयाना उसे बाहर ले जाते हुए इन तीनों से पूछती है कि इस पे किसने हाथ उठाया है, जिस पे वो जो काऊ होता है वो शर्मिंदा होते हुए कहता है कि हम तीनों ने ही इसे मारा है। अब बहुत अच्छे कहते हुए सुयान तो वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वो जो काऊ होता है वो राहत की सांस लेता है कि थैंक गॉड मुझे सुयान से फाइट नहीं करना पड़ा। कि तभी उसके चमचों से बताते हैं कि आपके चेस्ट के ऊपर कुछ फ्रीजिंग सा हमें दिख रहा है और वहाँ पे एक जमा हुआ फ्लावर होता है जो कि सुयान ने ही इन पे अटैक किया होता है। वो फ्लावर अचानक से ब्रस्ट आउट हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि सुयान ने गुस्से से इन्हें वार्निंग दी है। इस अटैक की इंटेंसिटी को देख करके वो समझ जाता है कि सुयान इसीलिए ही इस सिटी के ये जो 3 सेक्ट्स हैं इन तीनों सेक्ट्स में सबसे ज्यादा यंग और पावरफुल डिसाइपल सिर्फ यही है। अब आगे सुयान के पूछने पर कि क्या तुम ठीक हो, यांग काई उसे बताता है कि वो अभी बेहतर है, लेकिन यहाँ अभी भी उसके दोस्त इस कारावास में ही बंद है, उन्हें भी बाहर निकालना होगा। तो याना यहाँ पे उसी काल कोठरी के पास जाती है जहाँ पे सुमो के बाकी के दोस्तों को कैद किया गया था। अपने पावर का यूज करके वो उस ताले को फ्रीज कर देती है और फ्रीज होते ही वो ताला टूट जाता है। ये दोनों भी बाहर निकलते हैं, लेकिन ली की आंखें बस वहीं के वहीं जम जाती हैं। इस तरह से सुयाना ने यांग काई को संभाले हुई थी। वो यहाँ सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों इतने नजदीक कब आए। अब जैसा यहाँ पे ली सोच रहा होता है, इन दोनों को इतना करीब देखते ही बाकी के लोग भी यही समझने लगते हैं आखिर यहाँ सुयान और यांग काई के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि सुयान इस पूरे सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी मानी जाती है। इसने अपने इर्द गिर्द आज तक एक भी बंदे को फटकने नहीं दिया। अचानक से ये यांग काई को इस तरह से संभाले हुए कैसे आ रही है, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब आगे ये दोनों पब्लिक में भी इस तरह से हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बात से सबसे ज्यादा हैरान तो वहाँ पे ली होता है और सोचने लगता है कि अगर सुयान इसके इतने ज्यादा करीब है, आगे बहुत सारे बंदे यहाँ पे सुयान को अपना दुश्मन मानेंगे, क्योंकि इस सेक्ट के ज्यादातर डिसाइपल सुयान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने सुयान को यांग काई के साथ इस तरह से देख लिया तो उन सभी के जलन का सामना यहाँ के लिए यांग काई को ही करना पड़ेगा। कि इतने में ही उस भीड़ से एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और वो सुयान को कहने लगता है कि आखिर ऐसे भी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो कि तुमने इस फटीचर जैसे बंदे को बचाने के लिए खुद यहाँ पे आई हो। इसे बचाने के साथ साथ तुम यहाँ पे इससे इतने सट के खड़ी हो। अब ये लंबी जुल्फों वाला सेकंड यंग मास्टर होता है इस सेक्ट का, लेकिन सुयान इसके स्टेटस की परवाह नहीं करती और उससे कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ और अपनी खैर चाहते हो तो। जिस पे वो सेकंड यंग मास्टर यहाँ सुयान से कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ से अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने इस सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। जब तक यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट वाले कोई डिसीजन नहीं ले लेते, तुम दोनों तो क्या यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जिस पे यांग काई उनसे पूछता है कि आखिर तुम किस रूल की बात कर रहे हो और हमने कौन सा रूल तोड़ा है। इस पे वो यंग मास्टर कहता है कि तुमने यहाँ पे एक ही नहीं बल्कि 3 रूल्स को तोड़े हैं। पहले तो तुमने यहाँ पे एक बंदे का मर्डर किया, दूसरा जब तुम पे चार्ज लगाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट होल के डिसाइपल्स आए तो तुमने उनके साथ बदतमीजी की, और तीसरा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब ये तीनों ही यहाँ पे क्राइम के लिस्ट में आते हैं और ये तीनों क्राइम एक साथ करने के कारण तुम्हें अभी के अभी इस लिंग शॉ सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जा सकता है। अब इस बात का विरोध यहाँ पे सुयान करती है। वो उसे कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये तीनों क्राइम्स हैं, क्योंकि जिस बंदे के तुम मर्डर की बातें कर रहे हो कहाँ है उसकी लाश। यहाँ पे ये जो लॉ एजेंसी है किस बलबूते पे यहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया करती है। वो बंदा तो जिंदा घूम रहा है जिसके मर्डर के इल्जाम में तुमने यहाँ यांग काई को अरेस्ट कर रखा है। तो आखिर ये तुम लोगों की कैसी फेयर और जस्टिस देने वाली एजेंसी है जो कि एक तरफा ही न्याय करती है। जिस पे वो यंग मास्टर सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की सही तो कह रही है, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत है जो कि इस पूरे सेट के फर्स्ट एल्डर के ग्रैंडसन को अरेस्ट करने की हिम्मत करे। इस पे वो यंग मास्टर यहाँ सुयान से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे सही कह रही हो,
भले इसने मर्डर तो नहीं किया है लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो बनता है। अब आगे इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। यहाँ पे सुयान ने यहाँ तक के कह दिया होता है कि जब ये लॉ इन्फोर्समेंट वाले इतने ही ज्यादा रूल्स को मानते हैं, रूल्स के हिसाब से जो तुम लोगों ने वहाँ पे कल सुमो के साथ किया था, इसके लिए तो लिंग शाओ सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स हैं जो ये नाइंसाफी होते हुए देख रहे थे, उन सभी के सभी को ही जेल में डाल देना चाहिए। आगे वो कहती है कि लॉ इन्फॉर्मेंस वाली एजेंसी के नाम पे यहाँ पे क्या चल रहा है मैं ये अच्छे से जानती हूँ। लोग जो है जो इस एजेंसी का गलत यूज करके यहाँ पे सिर्फ अपनी दादागिरी और धांधली जता रहे हैं और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके नीचे तबके वाले लोगों को डराया और धमकाया जाता है। इसीलिए आज तक किसी भी डिसाइपल की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए। जिसपे वो यंग मास्टर सुयान से कहने लगता है कि आखिर तुम किस बलबूते पे लॉ इन्फोर्समेंट वाले पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। फिर सुयान उससे कहती है कि क्या सही है क्या गलत है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी में भी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि आगे आकर वो इसका विरोध कर सके। अब इस पे वो जो यंग मास्टर होता है वो यहाँ पे सुयान की चापलूसी करने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने तो हमेशा तुम्हारा सिंसेरिटी के साथ साथ दिया है, तो आखिर तुम इस फटीचर बंदे के लिए मेरे खिलाफ यहाँ पे खड़ी हो गई हो और तुम्हारी जैसी ब्यूटी इस बंदे का साथ होना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। सुयान उसे कहती है कि अपनी जबान पे लगाम दो, दूसरों के लिए क्या और कैसे बात करना है, लगता है तुम्हें इसकी तमीज नहीं है। अब इस बात पे वो यंग मास्टर भड़क जाता है और यहाँ यांग कई को और भी ज्यादा भरा बुरा कहने लगता है। आगे वो यहाँ पे यांग कई को धमकी देने लगता है कि अगर तुम ये नहीं चाहते सुयांग पे किसी तरह का इल्जाम लगाया जाए और इसकी इस कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाए तो अभी का अभी वापस जेल के अंदर चले जाओ। जिसमें यांग कई यहाँ पे हंसने लगता है और ऐसा जताता है कि जैसे वो चकरा के गिरने वाला है और यहाँ पे ऐसा दिखावा करने लगता है कि जैसे वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उसने सुयाना को पकड़ लिया है। अब आगे यांग कई यहाँ पे अपना ड्रामा शुरू करते हुए कहने लगता है कि मैं कभी भी सुयान को इस तरह से परेशानी में नहीं डाल सकता, मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा सिंसियर हूँ, ये तो जो कहेगी मैं बस वही करता हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसकी बातों को टाल दूँ। अब ये देखे यहाँ सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सबसे ज्यादा ली सोचने लगता है कि आखिर ये यांग कई करना क्या चाहता है, ये इतना ज्यादा सुयान से चिपक क्यों रहा है। अब यहाँ सुयान भी उसके नाटक को समझ चुकी थी और उसका साथ देने के लिए वो भी उसे कमर से पकड़ लेती है और सोचने लगती है कि आज तक किसी बंदे ने भी ऐसा करने की मेरे साथ हिम्मत नहीं की है, लेकिन इस बंदे की औरत तो वाकई कमाल की है, मुझे इसके इस नाटक में साथ देना ही होगा, इसके साथ कोऑपरेट तो करना ही होगा। आगे वो यहाँ यांग कई की आंखों में आंखें डाल के कहने लगती है कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। आगे यहाँ सुयान ऐसा दिखावा करने लगती है कि जैसे उसे यांग कई का काफी ज्यादा ख्याल है। अब इस लवी डबी सीन को देख करके सारे बॉयज जो होते हैं जल भुन के राख हो रहे थे। सबसे ज्यादा वो यंग मास्टर तिलमिला रहा होता है कि आखिर सुयान तुम इस जैसे बंदे के प्यार में कैसे गिर सकती हो, क्योंकि इस पूरे सेक्ट में ट्रैश उठाता है और बिल्कुल कचड़े के समान ही है। इसमें यांग कई और सुयान दोनों साथ में ही मिलके कह डालते हैं कि तुमने कचड़ा किसको कहा है। अब यांग कई जो होता है सुयान की तरफ देख के कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ड्रामा में डीप घुसने की जरूरत नहीं है, वरना वाकई में मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं से फिनिश हो जाता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।